आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू, कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। इस हफ्ते की जो मईशत की अगर आप बात करें तो बड़ी खबर कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बिलाखिर जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो तय पा गया है। अगर आपको याद हो कि इस महीने के आगाज में जो पहला रिव्यू मिशन था उस सिलसिले में IMF का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया था। फौरी तौर पर तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अब ये ऐलान किया गया है और उसके साथ एक नए प्रोग्राम का भी ऐलान किया है IMF ने जो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। वो प्रोग्राम क्या है उस पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आगाज इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से करते हैं। और पहला रिव्यू था जो $7 अरब का प्रोग्राम हमने साइन किया IMF के साथ। कोई वजह पता चली कि जो बीच में थोड़ा सा डिले आया, यूजुअली क्योंकि पहले भी बात हो चुकी है कि प्रोसेस यही होता है कि अगर कोई जायजा मिशन आता है तो जैसे ही वो अपना विजिट कंक्लूड करता है तो साथ ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का अनाउंस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऐलान थोड़ा ताखीर से किया गया। कामरान तकरीबन 2 हफ्ते की इसमें ताखीर हुई थी और ताखीर की जो 3-4 इसकी बड़ी वजूहत थी। एक तो जो इसका ड्राफ्ट होता है मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का, ये एक बेसिक प्रोग्राम डॉक्यूमेंट होता है। ये IMF ने लेट शेयर किया था पाकिस्तान के साथ। मेरा ख्याल जिस दिन ये टीम रवाना हुई वापस 14 मार्च को, उस दिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर किया। फिर उसके ऊपर इनके मुज़ाकरात होते रहे। कहने के तो जो एक ऑफिशियल एक लैंग्वेज इन कहते हैं जी कि वो जो लैंग्वेज को ठीक कर रहे थे वो एक्चुअली लैंग्वेज को ठीक नहीं कर रहे होते, उसमें बैक एंड फोर्थ इनके मुज़ाकरात चल रहे होते कि कौन सी चीज़ पे क्या मानना और क्या नहीं मानना। जो बड़े इश्यूज थे जिसकी वजह से ताखीर हुई 2 हफ्ते की, उसमें एक तो जो पाकिस्तान की तजारत को खोलना था इन्होंने, खास तौर पर जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स के ऊपर जो हमारे टैरिफ्स हैं, अभी एवरेज टैरिफ पाकिस्तान का तकरीबन 6.5% है। वेटेड एवरेज टैरिफ जो है ट्रेड का, उस पर यह तय पाया है कि उसको तकरीबन 6% के ऊपर लेके आएंगे, जिसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र भी किया था। दूसरा जो मसला था वो पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड जो कानून बनाया है पाकिस्तान ने, उसके ऊपर IMF के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और उस कानून में पाकिस्तान ने कमिट किया था कि दिसंबर 2024 तक उसमें अमेंडमेंट्स की जाएंगी। पाकिस्तान ने अमेंडमेंट्स नहीं की। जो अमेंडमेंट्स IMF ने प्रपोज की थी उस पर हुकूमत पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उसकी अब जो एक रिवाइज्ड जो है वो उसकी टाइमलाइन तय पा गई है। कानून में तब्दीली जरूर आएगी, लेकिन पाकिस्तान को 1 साल से ज़्यादा का वक्त उस पर मिल गया है। फिर इसके अलावा जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में है, स्पेशल जोन जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए टैक्स मारात होती हैं ताकि वो यहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकें, वो उसके हवाले से जब ये प्रोग्राम तय हुआ था सितंबर लास्ट ईयर, तो पाकिस्तान ने कमिट किया था कि इनको एक प्लान देगा IMF को कि जितने भी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं इनको 2035 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उसके हवाले से एक पाकिस्तान ने स्टडी करवाना थी, वो स्टडी पाकिस्तान नहीं करवा रहा था, उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो फाइनली इन्होंने IMF के कहने के ऊपर वो स्टडी कमीशन कर ली है। एक फॉरेन कंसल्टेंट फर्म है, उसको हायर कर लिया गया है। फिर बिजली की कीमतें थी, उसके ऊपर कुछ इनके मुज़ाकरा चल रहे थे, वो एक वजह थी, और कुछ प्रॉपर्टी टैक्सेशन से रिलेटेड। तो ये 4-5 बड़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से 2 हफ्तों की ताखीर हुई। अगर ये चीज़ें पहले तय पा जाती तो 14 मार्च को IMF की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट आ जानी थी, जो खैर अभी ये इस हफ्ते तो डिले है, बट ये डिले इतना ज़्यादा नहीं था जिससे कोई इनको किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी होती। और जो टोन थी IMF की प्रेस रिलीज की जो पहली आई थी 14 मार्च को, वो भी, और अभी जो इस हफ्ते उन्होंने जारी किया वो काफ़ी पॉजिटिव थी। तो उससे मार्केट्स को भी एक मैसेज गया कि ठीक है डिले ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे चीज़ें ख़राब होंगी। पर जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो इसकी जो है जो नया प्रोग्राम साइन अभी होने जा रहा है जिसके ऊपर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, वो है RSF फैसिलिटी है, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। बुनियादी तौर पर ये क्लाइमेट से रिलेटेड लैंडिंग है। पाकिस्तान ने IMF से $1.3 अरब का एक नया कर्ज मांगा है, जिसका एक इनका स्टाफ लेवल का तो उसके ऊपर मुआहदा हो गया है, और ये भी जब बोर्ड की मीटिंग होगी तो उसमें ये अप्रूव होएगा। तो इसका मतलब है कि और लेकिन ये प्रोग्राम में एक ये बुनियादी फ़र्क है कि आपको $1.3 अरब डिपेंड करता है कि जो भी शराइत हैं, और ये सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड या डिजास्टर को किस तरीके से बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं उसी सूरत में मिलेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ 28 मंथ्स। ये ऐसा नहीं है कि अनलाइक जो $1 बिलियन की तो जो किस्त है वो जैसे ही बोर्ड अप्रूव करेगा वो आपको जारी हो जाएगी। ये $1.3 बिलियन डिपेंड करता है कि पाकिस्तान शराइत पर कैसे अमल करता है और कौन से स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम करता है जो सस्टेनेबिलिटी या
क्लाइमेट से रिलेटेड है? ये जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है 25वां प्रोग्राम, जिसको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा, वो नहीं हुआ। उसमें भी स्वाय एक अपफ्रंट आपको जो ट्रांच मिलती है, बाकी तो ट्रांचेज वो लिंक होती है रिव्यू के साथ। यहाँ पे ये जो RSF है, जो कि पाकिस्तान का 26वां प्रोग्राम है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश कि 25वां ही आखिरी प्रोग्राम होगा, वो तो खैर उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, हम 26वें प्रोग्राम में चले गए। लेकिन इसका जो 26वां प्रोग्राम, इसकी नेचर डिफरेंट है। 25वां जो प्रोग्राम है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सपोर्ट का हमारा मसला था, हमारे रिजर्व्स कम थे, हमारे डिफॉल्ट होने का खतरा था, उसके लिए लिया गया। और ये जो 26वां प्रोग्राम है ये लिया गया क्लाइमेट से रिलेटेड। अब ये कैसे डिस्बर्स होगा, इसकी दो बुनियादी शराइत होंगी। एक, ये जो आपका एग्जिस्टिंग 25वां प्रोग्राम है ये कामयाबी से चलता रहे। अगर किसी वजह से 25वां प्रोग्राम नाकाम हो जाता है तो 26वां ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए कोई कम से कम 12 से 13 मजीद शराइत हैं जो पाकिस्तान ने तय किए IMF के साथ। उसकी कुछ डिटेल सामने हैं, कुछ अभी नहीं आई। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1-2 हफ्ते में उसके ऊपर भी काम करने के लिए। उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं, अगेन वहाँ पे पॉलिसीज़ के अंदर चेंज है। जैसे एक जो चीज़ तय पा गई है उसमें यह है कि पाकिस्तान कार्बन लेवी एक लगाएगा 1 जुलाई से, और ये RSF के जो प्रोग्राम है उसके तहत ये लेवी लगेगी। ये जो ट्रेडिशनल इंजन गाड़ियां हैं हमारी ICE, उन इंजन के ऊपर ये कार्बन लेवी लगेगी। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फिलहाल तो ये मेरा ख्याल ट्रेडिशनल जो इंजन की गाड़ियां हमारी, उनके ऊपर जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड गाड़ियां हैं उनके ऊपर ये लेवी लगाने जा रहे हैं। वहां से जो पैसा रेज होगा वो इस्तेमाल होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको सब्सिडाइज करने के लिए, और जो उसके चार्जिंग स्टेशन होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उनको लगाने के लिए। एक चीज़। दूसरा, ये तो हो जाएगा जुलाई 2025 में। फिर जो पानी एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में बनता जा रहा है। पानी का जो इस्तेमाल है वो इतना एफिशिएंट नहीं है पाकिस्तान में। तो IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को ये कहा, ये भी नए प्रोग्राम की शर्त है कि जो वाटर यूजेज चार्जेस हैं उसको पाकिस्तान बढ़ाएगा। वो शायद 2026-27 का जो माली साल है वहां से होगी। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जिसमें इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, और फिर ये जो 1.3 अरब डॉलर ये किसको जाएगा, सूबों को भी जाएगा पैसा, और किसको कितना जाएगा, कैसे खर्च होगा, उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क भी इनको देना होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अच्छी चीज़ है। क्लाइमेट की वजह से दो के पाकिस्तान का तो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन हम उन 10 ममालिक में शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट की वजह से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये स्टेप्स ले लेते हैं तो आई थिंक वो पॉजिटिव ही इम्पैक्ट डालेंगे। अब इसमें आमतौर पर IMF ही अपनी शराइत बनवाता है। ज़ाहिर है कि IMF आपको कर्जा दे रहा है और ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उससे अपनी शर्तें बनवाएं। लेकिन इस केस के अंदर जहाँ ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है तो IMF ने भी कुछ पाकिस्तान की बात मानी है, खास करके जो रेवेन्यू का हदफ था उसमें अब रद्दोबदल की गई है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा IMF भी लचक दिखाई और थोड़ा बैकफुट पे गया है। कामरान, ये देखिए, जब से ये बजट आया था तब से हम लोग ये कह रहे थे कि ये जो 12,970 अरब रुपए का टैक्स का हदफ है ये गैर हकीकी है। ये इसके बावजूद कि तकरीबन 1400 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया, जिसमें ज़्यादातर बोझ सैलरीड क्लास के ऊपर पड़ा। हम शुरू से ये बात कह रहे थे अपने राइटिंग्स में भी और इस प्लेटफॉर्म से भी कि या तो ये टारगेट रिवाइज होगा या मिनी बजट आएगा। लेकिन इसके साथ ही एक प्रेशर भी था IMF के ऊपर कि आपने टारगेट दिया ही अनरियलिस्टिक है। इन हालात में जब पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, इन्फ्लेशन रेट भी कम है, तो कैसे ये 40% उसमें इजाफा करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन में। तो 26% ऑन एन एवरेज FPR कलेक्शन दिखा रहा था, विच वाज क्वाइट अ गुड नंबर, बुरा नंबर नहीं था। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से IMF ने रिट्रीट किया है और 640 अरब रुपए का जो उसमें वो कटौती होगी FBR के टैक्स टारगेट में, ये तकरीबन 12,330 अरब रुपए के करीब आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि पहले जो 8 माह है इस माली साल के, उसमें पहले ही 605 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ चुका है। तो ये 640 अरब से कोई हुकूमत को आगे कोई मेजर रिलीफ नहीं मिलेगी। कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मार्च की टैक्स कलेक्शन है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। अभी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नंबर अभी प्रोविजनल है, कंपाइल हो रहे थे, लेट नाइट तक कंपाइल हो जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो ये उन्होंने यहाँ पे रिवर्सल किया है। अभी भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि IMF के बोर्ड का इजलास कब होगा। पाकिस्तान को ऐसा कोई एमरजेंसी की जरूरत नहीं है कि जी अभी अप्रैल में इजलास हो जाए, मई में हो जाए, लेकिन जल्दी हो जाए तो बेहतर होता है। 1 अरब डॉलर की ट्रांच मिलेगी, वो जो दूसरा 1.3 अरब डॉलर उसकी भी डिसबर्समेंट नहीं होगी। बोर्ड अगर मई में होता है तो ये बेहतर है। बट लग ये रहा है कि IMF पहले जो अगले माली साल का पूरा बजट है उसको रिव्यू करेगा, उसको ओके करेगा, इंडोर्स करेगा, फिर जो केस है वो पाकिस्तान का वो बोर्ड में जाएगा। तो इट मींस कि समवेयर बिटवीन मई और इट कुड बी इवन जून। अच्छा, एक और इशू जो आपको पता है कि बिजली की जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और उसमें
IMF की वजह से भी है। IMF की शर्त है कि आप पास ऑन करें जो भी आपकी कॉस्ट है, बाकी आपकी कोताहियाँ हैं। जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए, खास करके प्राइम मिनिस्टर उसमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त तक वो रिलीफ नहीं दे सकते जब तक IMF की तरफ से आपको गो अहेड नहीं मिलेगा। तो अब सुना है कि IMF ने गो अहेड तो दिया है, लेकिन शायद वो इस तरह का गो अहेड है कि कोई उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। ये जब वो आपको पता है ना, कभी कभी जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती तो चंद पैसे की होती थी, और जब इजाफा होता था तो 10-10, 20-20 रुपए का होता था। यहाँ पे भी यही हुआ है। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये बड़ी ख्वाहिश रही है। जनरली वो ये समझते हैं कि बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए। मीडिया तो शोर करते हैं, लोग भी शोर करते हैं जो इतना बिजली का बिल दे रहे हैं। उन्होंने ये टास्क दिया हुआ पावर डिवीजन को। अब पावर डिवीजन 3-4 किस्म के प्रपोजल जो है वो IMF के पास लेके गया था, वो उसको थ्रू नहीं करवा सका। एक जो चीज़ अभी हो रही है वो सिर्फ कल ऑन द रिकॉर्ड इसी हफ्ते IMF से जब बात हुई तो उन्होंने कहा, जो उनके यहाँ पे कंट्री हेड है माहिर बनीशी, उन्होंने कहा जी कि IMF इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि जो गैस के ऊपर एक पाकिस्तान ने लेवी लगाई है 791 रुपये फी MMBTU, ये वो गैस है जो कि पाकिस्तान की सनतें इस्तेमाल करती हैं बिजली पैदा करने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। अच्छा, उसके ऊपर IMF का ये मौक़िफ़ था हुकूमत पाकिस्तान का भी, चूंकि नेशनल ग्रिड के ऊपर जो कंजम्पशन है वो कम हो रही है, वहाँ से लोग विड्रॉ नहीं कर रहे, सोलर पैनल के ऊपर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है नेशनल ग्रिड की, तो ये लेवी लगाई गई 791 रुपये, जो इंक्रीज बनता है तकरीबन 23% का, जो एग्जिस्टिंग उनके रेट्स जो पहले ही उन्होंने इंक्रीज करवा दिए थे। तो इंक्रीज रेट के ऊपर भी 23% लेवी लगा दी गई। इस 23% की वजह से उन्होंने कहा जी कि ये गैस इतनी महंगी हो जाएगी, जो इंडस्ट्रीज हैं वो गैस को छोड़कर नेशनल ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये जो 791 रुपये की लेवी है, उन्होंने कहा इससे जो पैसा इकट्ठा होगा, जो तकरीबन 110-120 अरब रुपए सालाना होगा, इससे हुकूमत 1 रुपया फी यूनिट के आसपास बिजली की कीमत कम कर सकती है। तो ये है उसका बैकग्राउंड, जहां तक इनको इजाजत मिली है। ये जब मैंने आज खबर की, बाकी मीडिया में भी ये स्टोरीज छपी हैं आज, तो उसके ऊपर फिर काफी ज्यादा लोगों का एक रिएक्शन आया, और ज्यादातर का रिएक्शन इसी तरह का था जिस तरह का आपका है कि 1 रुपए की कमी ये भी ना करते। 3-4 जो चीजें IMF से करवाने की हुकूमत ने कोशिश की और नहीं हो सकी। इन्होंने प्रपोज किया कि जी आप ये जो टैक्सेस लगे हुए हैं बिजली के बिलों के ऊपर, ये खत्म कर दें, तो इससे हम कोई बिजली की कीमत में कुछ 5 रुपये 80 पैसे फी यूनिट कम कर देंगे। IMF ने इनकार कर दिया उससे। फिर इन्होंने कहा कि जी पेट्रोलियम लेवी जो है, आपको पता है कि 10 रुपये फी लीटर इन्होंने बढ़ा दी है, और उससे कुछ 1.5 रुपया या 1.25 रुपये के करीब ये बिजली की कीमत कम करना चाह रहे हैं। ये भी चीज़ अभी IMF के अंडर डिस्कशन है। इस पे अभी IMF ने येस या नो दोनों नहीं कहा, तो पॉसिबली हो सकता है इस पे येस कह दे, क्योंकि ये रेवेन्यू न्यूट्रल है। अब इसके बारे में हतमी चीज़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक जो और चीज़ है वो है कामरान, इसके अंदर जो लेवी वाला इशू है, जिसपे IMF कह रहा है कि आप 1 रुपया बिजली की कीमत कम कर लो। ये लेवी ऑलरेडी पाकिस्तान की जो 20 बड़ी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट का काम करती हैं, केमिकल के बिजनेस में है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस लेवी को चैलेंज कर दिया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो नोटिफिकेशन है लेवी का वो सस्पेंड भी कर दिया है। तो ये 1 रुपया भी मशकूक है। तो ये जो सस्पेंशन हुई है, ये अभी फिलहाल तो हुई है, इसकी जो हेयरिंग है मेरा ख्याल एंड ऑफ अप्रैल की डेट दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तब तक ये लेवी भी सस्पेंड है। अच्छा, पिछले दिनों मैं एक दुकान पे गया तो मैं रुक गया, एक नोटिस पे वो लगाया हुआ था कि उधार कौन ले सकता है, तो वो बड़ी डिफरेंट मुझे लाइन लगी। उस पर लिखा हुआ था कि सिर्फ जो जिनकी उम्र 90 साल है वो लोग सिर्फ उधार ले सकते हैं, लेकिन वो भी अपने वालिदैन से इजाजत लेने के बाद। तो इसका मतलब जिस तरह कहते हैं, जिस तरह IMF कश्मीर के आजादी तक, और यहाँ पे भी वो मतलब पुराना हो गया ना, तो ये बड़ा एक इनोवेटिव था। तो लेकिन कामरान ने और कीमतें कम करने के हवाले से भी IMF कुछ इसी तरह का हमें बता रहे हैं। देखिए, इसमें IMF का कसूर नहीं है। ठीक है, पावर डिवीजन जिस किस्म के प्रपोजल हर 2 हफ्ते बाद, महीने बाद IMF के पास लेके जाते हैं, वो भी तंग आ गए। करना तो कोई काम कर लो, ये क्या आप प्रपोजल लेके आ जाते हो। एक और जो इशू कंट्रोवर्शियल रहा वो था कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, इसके ऊपर टैक्सेशन का हुकूमत पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस है कम हो जाए। IMF ने इसके ऊपर इनकार कर दिया है। रियल एस्टेट के ऊपर कोई जो टैक्सेशन है उसमें कमी नहीं होगी, सिवाय एक चीज के जो पॉसिबली हो सकती है, वो ये कि अभी जो 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है प्रॉपर्टी की, वो जो परचेजर है उसके ऊपर लगी हुई है, लेकिन ये फर्स्ट परचेजर के ऊपर लगी हुई है कि पहली दफा कोई घर खरीदेगा, कोई नया घर वो इसको ट्रांसफर होगा किसी अथॉरिटी से या जो भी, तो उस सूरत में ये FED है। तो इसके ऊपर IMF ने सिर्फ इस हद तक इत्तफाक किया है कि FED की वेवर होगी सिर्फ पहली बाइंग के ऊपर, फर्स्ट परचेज के ऊपर, ताकि अगर कोई घर बनाने के लिए
कोई प्लॉट ले रहा है तो उसके ऊपर एफईडी ना लगे, लेकिन अगर वो सेकंड उसको वो सेल करता है तो उसके ऊपर फिर दोबारा एफईडी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है आईएमएफ की जो पॉलिसी है कि प्रॉपर्टी के ऊपर हैवी टैक्सेशन के जरिए लोगों को डिस्करेज किया जाए कि ये जो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है इकोनॉमी का इसमें इन्वेस्ट ना करें, वो जारी रहेगी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो बात करेंगे रेकोडेक प्रोजेक्ट की। वहां से एक अच्छी खबर आ रही है, होपफुली वहां से जब ये हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी इस प्रोजेक्ट से तो पाकिस्तान के क्या कर्जे भी उतर सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे शहबाज जिक्र कर रहे थे कि रेकोडेक का जो मंसूबा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की मईशत को एक नई रूह फूंक सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो कॉपर और जो सोने के ज़खायर हैं वो अगले कई सालों तक पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकते हैं। डेवलपमेंट उसमें ये हुई है, जो ज़ाहिर है कि इस तरह की जो माइंस हैं उनको डेवलप करने के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। तो अब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये जो कॉस्ट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसमें इजाफा हुआ है और बेपनाह इजाफा हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? कामरान, जब 2 साल पहले ये जो रेकोडेक का प्रोजेक्ट था इसकी जब मंजूरी दी गई तो उस वक्त कोई फर्म ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी नहीं थी, एस्टीमेट्स थे और एस्टीमेट्स की बुनियाद के ऊपर इसकी जो लागत थी वो 4.3 अरब डॉलर थी। उसकी बेस के ऊपर इन्होंने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। फिर साथ ही जो इसमें मेजर शेयर होल्डर थे, इक्वल पार्टनर है बैरेक गोल्ड जो कैनेडियन कंपनी है। बैरेक गोल्ड किसके अंदर आपको पता है कि 50% हिस्से उसकी शेयर होल्डिंग है, 25% वफाकी हुकूमत की है, जो कि 3 कंपनीज हैं, OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन 3 कंपनीज के थ्रू वफाकी हुकूमत की शेयर होल्डिंग है और 25% ही जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है उसके पास इसका शेयर है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो भी फेडरल गवर्नमेंट पे करती है। तो इस बैकग्राउंड के साथ इस प्रोजेक्ट को जब ये अप्रूव किया गया तो उनका ये ख्याल था कि $4.3 बिलियन से इसके ऊपर काम शुरू हो सकता है। फिर जब फिजिबिलिटी स्टडी करवाई बैरेक गोल्ड ने तो इसकी अब जो फाइनल कॉस्ट आई है, कैपिटल कॉस्ट जो इसके अंदर आई है वो $5.7 अरब होगी और $1.2 अरब रफली जो है वो इसकी ओवर एंड अबव कैपिटल कॉस्ट, इनको जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आएगी। तो इसी हफ्ते हुकूमत ने $6.8 अरब की लागत से इसकी पहली फेज की जो है वो कॉस्ट की मंजूरी दे दी है। इस $6.8 अरब में से जिसकी जो शेयर होल्डिंग उतनी ही उसकी कंट्रीब्यूशन होगी। एक चीज, दूसरा इसकी जो फेज 2 है वो उसका भी आगाज 2029 के बाद उसके ऊपर ही काम शुरू कर रहे हैं, 2034 तक वो मुकम्मल करना चाह रहे हैं। उसकी भी जो अब कॉस्ट है वो फाइनल हो गई है, वो $3.3 अरब है। तो मजमूई तौर पर $9 अरब की लागत आएगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर और इसकी जो प्रोडक्शन होगी और इससे जो कैश फ्लो के कुछ नंबर्स आए, जो कुछ टैक्स के नंबर्स हैं, मेरे ख्याल ये कुछ इंटरेस्टिंग है, पहले नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। इसमें हाईली ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर होगा। ये इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस फिजिबिलिटी स्टडी में निकला है वो तकरीबन 21.32% है। इसके साथ जो इसमें जो नेट कैश फ्लो होगा टैक्सेस पे करने के बाद, उसमें जो मिनिमम जो 37 ईयर का जो पीरियड है उसका वो $70 अरब का है। ये नेट कैश फ्लो है, जिस तरह की शेयर होल्डिंग उतनी उनको फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और इसके अलावा कुछ $7.1 अरब के टैक्सेस और रॉयल्टीज पे होंगी हुकूमत पाकिस्तान को और सूबाई हुकूमतों को। इसमें जो सबसे बड़ा शेयर होगा $3.9 अरब का, ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को जाएगा। फिर $2.2 अरब की अदायगियां होंगी, ये जो रेकोडेक माइनिंग कंपनी है वो करेगी, जो वर्कर्स प्रोटेक्शन एक फंड होता है उसके अंदर, और कोई $850 मिलियन या $823 मिलियन के फेडरल टैक्सेस हैं। तो $7 अरब के टैक्सेस, $70 अरब का नेट कैश फ्लो है 37 साल में और 21.32% इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। कामरान, क्वाइट ये एक लिक्विडेटिव वेंचर है। इसके साथ वजह से देखें इतना अच्छा अगर रेट ऑफ रिटर्न है तो जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं वो तो सरमायाकारी करना चाहते हैं। इवन अमेरिका जैसे जो ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं कि रेकोडेक की माइंस में वो सरमायाकारी करें। जिससे एक बात साबित होती है, बलूचिस्तान में है ये रेकोडेक की माइंस, कि जहां पर बिजनेसमैन को, कंट्रीज को मुनाफा नजर आता है तो फिर वो जो बाकी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस होती हैं उसको परे रख के रिस्क लेने के लिए यहाँ पर तैयार होते हैं। तो अमेरिका का क्या इसमें इंटरेस्ट है? किस हद तक है? अमेरिकन जो है, इसके सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चूंकि ये जो $6.8 अरब की कॉस्ट है ना, ये तमाम की तमाम सरमायाकार जो खुद फराहम नहीं करेंगे। कुछ इसमें वो कंपनी जो कर्जा लेगी, जो तखमीना है वो तकरीबन $3 अरब का इसमें डेट लिया जाएगा। ये जो डेट होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं लेगी, ये जो रेकोडेक माइनिंग कंपनी है ये वो कंपनी लेगी। जाहिर सी बात उसमें सबकी शेयर होल्डिंग है। माइनिंग कंपनी $3 अरब का कर्ज लेगी। ये जो कर्ज है
इसको देने के लिए अमेरिकन भी तैयार हैं, इसको देने के लिए जापानीज भी तैयार हैं, इसको देने के लिए एडीबी भी तैयार है, एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक भी तैयार है, इसको देने के लिए साउथ कोरिया भी तैयार है। और चाइना ने ऐसे कर्ज देने के लिए इंटरेस्ट इसमें शो नहीं किया, बट चाइनीज का वैसे ही पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके अंदर उनका एक इंटरेस्ट है। यही वजह है कि अब जो फ्यूचर है जिसमें जिस तरह बात होती है उसमें मिनरल एंड माइंस का बहुत एक बड़ा एक रोल होगा, तो ये एक फैक्टर है। और जो आपने बात सिक्योरिटी की कही, सिक्योरिटी में भी अगर आप देख लें जिस तरह की भी सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर और जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, उसके बावजूद ये जो माइंस वाला एरिया है ये प्रोटेक्टेड है, इसकी फुल सिक्योरिटी है, चाहे वो कुछ ये वाली माइंस है, कुछ और माइंस पे भी वहाँ पे जो काम हो रहा है। तो अभी जो IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए थे उसमें जो मिनरल सेक्टर है इसको भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को कहा था आपके जो टैरिफ्स आपने बहुत सारी जगहों पे लगाए हुए हैं उसको कम करें। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसमें एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो दूसरी इसके अलावा ये जो डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं ना कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारे पास मादनियात हैं, तो जिससे हमारा जो कर्जा है सिर्फ 130 अरब डॉलर कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको पता है कि इसमें जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का 25% शेयर है इसमें सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड रहा है और उसके हवाले से एक नेगोशिएशन कमेटी भी बनी हुई है। हुकूमत का जो 25% का हिस्सा है उसमें से 15% हुकूमत बेचना चाह रही थी सऊदी अरब को, तो उसके हवाले से आज से चंद माह पहले सऊदी अरब ने कोई $540 मिलियन की इनिशियल ऑफर की थी जो उस वक्त पाकिस्तान ने मंजूर नहीं की थी। अब इसकी चूंकि फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो गई है, इनका एक कॉपर और जो वहां से गोल्ड प्रोड्यूस होगा उसका एक इनिशियल एक इन्होंने कंजर्वेटिव एक नंबर भी लिया है जो स्टडी में यूज हुआ है, और ये इसका जो पे बैक पीरियड होगा उन नंबर्स के ऊपर कोई मतलब अगर 7 अरब डॉलर रफली इन्वेस्ट हो रहा है तो इसका पे बैक पीरियड सिर्फ 6.25 साल है, जिसमें कॉपर की जो प्राइस है उन्होंने लिया कुछ $4 के ऊपर लिया एवरेज, और गोल्ड की कुछ मेरे ख्याल $2045 पर ऑन्स की उसकी प्राइस ली है। तो 2-3 चीजें इसके अंदर अब तय हो गई हैं, प्राइस इसकी क्लियर होगी, फिजिबिलिटी स्टडी अवेलेबल है, टेक्निकल रिस्क की रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है, और पहली जो प्रोडक्शन है इस प्रोजेक्ट से वो 2028 में शुरू हो जाएगी। और अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको बेचती है तो उसकी जो शेयर होल्डिंग है होगी उसकी प्राइस पे सऊदी अरब को या जो भी इसमें फॉरेन पार्टी आती है उसकी एक मिनिमम बेस प्राइस भी तय होगी है जो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होगी। चलें बार यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, क्योंकि जब से अमेरिकी सदर ट्रंप आए हैं तो पहले पाकिस्तान के एक सीनियर एहलकार प्राइम मिनिस्टर के आप कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के जो एडवाइज़र हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां पर उनकी क्या मुलाकातें हुई हैं, किस एजेंडे के तहत वो गए हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अगर आप बात करें तो जब से अमेरिकी जो अफवाज है उनका अफगानिस्तान से इनखला हुआ तो उसके बाद से हमेशा जो कहा जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ट्रांजैक्शनल हैं। जब अमेरिका को हमारी ज़रूरत होती है तो वो फिर हमारे करीब हो जाते हैं, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो फिर वो चलते बनते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वैसे भी जो मौजूदा अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनकी जो तरजीहात हैं उसमें पाकिस्तान या ओवरऑल वो तो अपने इत्तेहादियों को भी टफ टाइम दे रहे हैं। तो इस बीच पाकिस्तान के लिए स्टिल अमेरिका मैटर करता है, क्योंकि अभी भी अमेरिका दुनिया में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान तो चाहता है कि अमेरिका के साथ जो हमारी मिनिमम इंगेजमेंट है वो हर सूरत रहे। तो इन दिनों एक जो विजिट हो रहा है तारिक फातमी साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनको कोई पोर्टफोलियो तो नहीं दिया गया बट गिवन हिज एक्सपीरियंस तो वो जो फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर प्राइम मिनिस्टर को वो एडवाइस करते हैं। तो वो इन दिनों दौरे पर हैं अमेरिका के, वहां पर उनकी जो मुलाकातें हुई हैं कुछ जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साउथ एशिया के लोग हैं उनके साथ, चेयरमैन हैं फॉरेन रिलेशंस कमेटी के कांग्रेस के उनके साथ हुई हैं, कुछ बाई पार्टिजन वहाँ पर अरकाने उनके कांग्रेस हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। और शहबाज जो मुझे पता चला है कि मकसद मैंने जब पूछा कि एक तो ये विजिट दफ्तर खारजा ने कंफर्म किया कि ये सरकारी विजिट है, ऑफिशियली वहाँ पर वो गए हैं। दूसरा जो उनको भेजने का मकसद ये था क्योंकि वो एक स्पेशल असिस्टेंट हैं, फुल टाइम वो वजीर नहीं है, तो मकसद उसका एक ये था कि अगर आप कोई फुल टाइम एक तो मिनिस्टर का विजिट अरेंज करना एक थोड़ा चैलेंज होता है क्योंकि आपको अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मीटिंग्स अरेंज करना होती हैं और फिर मीडिया का भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और आपको अगर आपकी रिक्वायर्ड मीटिंग्स ना मिलें तो फिर लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि देखें जी पाकिस्तान का वजीर वहाँ पर गया था और वो 2nd या 3rd टीयर के ऑफिशियल से मिल के आ गया। एक तो उनकी वजह ये थी कि क्योंकि इस वक्त वहाँ पर जो हालात चल रहे हैं
खुद वो अमेरिका जो लोग हैं, दुनिया वो परेशान है। तो तारिक फातमी साहब को भेजने का पर्पज़ ये था कि एक तो वो अंडर द रेडार, क्योंकि काम तो उन्होंने वही करना है कि वो वजीर आके करता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के वो स्पेशल एड हैं। तो एक तो वो वजह है कि वहाँ पर वो जाएं, एक फर्स्ट सेंस गेन करें कि वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान किस तरह से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सकता है। तो आप एक कह सकते हैं कि ये एक जो विजिट है, एक ग्राउंड वो प्रिपेयर करने का पर्पस है कि आगे अगर कोई बेहतर एंगेजमेंट होती है तो उसके लिए वो पहले जाकर कामरान, हमारे चूंकि ओवरऑल अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अपने भी डायनामिक्स होते हैं, तारिक फातमी साहब इज अपेरेंटली विदाउट पोर्टफोलियो, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है। तो इस विजिट के लिए क्या उनको फॉरेन मिनिस्टर की भी सपोर्ट हासिल है या सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कहने के ऊपर गए हैं? क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि उनका पाकिस्तान की एज सच उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनका कोई डायरेक्ट से फातमी साहब की नहीं है। तो या तो क्या ये स्पेशल असाइनमेंट है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर या स्पेशल असाइनमेंट फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री है? ये देखें, स्पेशल जो असाइनमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से भी। अगर आप ओवरऑल, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनको जब ये पहले PDM 1 आई थी तो पहले उनको फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो दिया गया था। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी थे फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने एतराज़ किया कि नहीं, क्योंकि वो वेटरन डिप्लोमेट है तो वो इंटरवीन करेंगे। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही बैठते थे। इस दफ़ा भी वही वो रखा गया, क्योंकि इधर तो फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब। बट गिवन आपको पता है कि तारिक फातमी साहब शहबाज शरीफ के भी बहुत करीब हैं, वो नवाज शरीफ के भी बहुत पुराने उनके फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर रहे हैं। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर कि इसहाक डार साहब को कोई एतराज़ हो। पर्पज़ आई थिंक ओवरऑल एज अ रियासत पाकिस्तान का एक एफर्ट है कि उनको वहाँ पर भेजा जाए, क्योंकि वो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं, कि थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो ये इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जिसमें जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स के लोगों के साथ मुलाकात हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस है, वहाँ पे मुलाकात हुई, तो अभी तक क्या इतलात आ रही हैं कि जो टॉपिक ऑफ डिस्कशंस थे वो क्या थे? लग तो ऐसा रहा कि जिस किस्म की मुलाकात होंगी पॉलिटिक्स भी डिस्कस हो रही है और सिक्योरिटी मैटर्स भी डिस्कस हो रहे हैं। देखें, जो पाकिस्तान की तरजीहात हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जी अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, और मैसेजिंग भी हमारी तरफ से यही है कि हमारा बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। तो जो सिक्योरिटी के एतबार से अगर आप देखें, जो हमारे इंटरेस्ट हैं इस खत्ते के अंदर, मसलन अफगानिस्तान से मुतालिक, और उसका एक इंडिकेशन हमें मिली है कि तारिक फातमी साहब ने एक थिंक टैंक है कार्नेगी इंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। तो उन्होंने कुछ चीज़ों का बताया भी कि असल में उनके विजिट का पर्पज़ क्या है। मसलन एक तो उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ रीजनल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लेंस के साथ देखता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, यंग पॉपुलेशन है, तो एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर भी हमें देखना चाहिए कि एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान और अमेरिका के क्या ताल्लुकात हो सकते हैं। उसमें अगेन फोकस के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, बाकी जो मामलात हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया अफगानिस्तान का आगे चल के बात भी करेंगे कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी के जो खतरात हैं, जो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हैं और मुस्तकबिल में वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और इवन अमेरिका के लिए भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो पर्पज़ है कि जो पाकिस्तान अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, क्योंकि खदशा इस वक्त ये है, आपको पता है कि इस वक्त जो ट्रंप इंतजामिया एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, फिर दूसरा ये तासुर है कि इस वक्त उनकी काबीना के अंदर ऐसे लोग हैं जो भरे पड़े हैं, जिनका ओरिजिन इंडिया से है, जो प्रो इंडिया ज़्यादा हैं। तो उसमें फिर पाकिस्तान को खदशा है कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा ना हो, क्योंकि इंटरेस्टिंगली जब हम बात करते हैं लॉबिंग वगैरह की, वो तो शायद इंडिया का इतना रोल ना हो। आपको पता है कि दो जो कांग्रेसमैन है, एक जो विल्सन है और एक कोई डेमोक्रेट हैं, उन्होंने एक प्राइवेट बिल मूव किया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कि पाकिस्तान वो डेमोक्रेसी एक्ट का उन्होंने नाम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि जो इंसानी हकूक़ की मुबैना तौर पर पाकिस्तान खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, उसको रिस्टोर किया जाए और कुछ जो ऑफिशल्स हैं उनको सैंक्शन किया जाए। अब ये उनका एक इंडिविजुअल, जो दफ्तर खारजा ने भी कहा है कि ये तो एक इंफरादी उनका फेल है, और वो कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करता जो अमेरिका की ऑफिशियल पोजीशन है। तो वहां पर इस तरह की भी चीजें, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एक पर्पस है। जो फॉरेन ऑफिस का जो रिएक्शन है इस बिल के ऊपर, ये डिफेंसिव नहीं थोड़ा सा लगा आपको कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी देखेंगे, अभी तो बहुत सारे वो प्रोसेस से गुजरेगा तो फिर देखेंगे क्या होता है, इनको अपफ्रंट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए? स्टेटमेंट तो उन्होंने बाकी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो, जो फॉरेन ऑफिस कहता है कि यहाँ पर आइन है, कानून है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वो सारी बातें उन्होंने की हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने डाउन प्ले किया है कि शायद हमारे यहाँ तासुर के बिल अगर आगे है तो इसका मतलब है कि ये इस पर अमल दरामद भी होगा। जिस तरह हमारे यहाँ आपको पता है कि बहुत से ऐसे बिल आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बिल पास होता है। तो वो कहने का मकसद उनका ये था कि
कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी तो ये कमेटी को रेफर हुआ है। इसमें एक चीज़ है वैसे कामरान के, अब ये मेरा ख्याल है डायरेक्ट इंटरवेंशन बनती है किसी मुल्क के डोमेस्टिक अफेयर्स में। अगर पाकिस्तान की यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल आ जाए वहाँ पे यूएस की किसी रियासत के ऊपर, या ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहाँ पे भी शुरू हो गई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से कोई अमेरिका से कोई सॉफ्ट स्टेटमेंट इसके ऊपर आएगी। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान प्री मैच्योरली कोई स्टेटमेंट अभी देना नहीं चाहता कि सिर्फ बिल की हद तक, और माजी में भी बिल ऐसे आते रहे। और इंटरफेरेंस की अगर आप बात करें तो इस वक्त तो इवन के अमेरिका और भारत के आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, तो वहां पर उनका जो एक कमीशन है जो हर साल डेजिग्नेट करता है मुख्तलिफ ममालिक को कि वहां पर कितनी मजहबी आज़ादियां हैं, तो उस कमीशन ने तो इवन रेकमेंड किया है कि जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है उसको बैन कर देना चाहिए, और जो ड्रोन्स वगैरह अमेरिका और असला वगैरह अमेरिका भारत को प्रोवाइड कर रहा है, रेकमेंड किया है कि वो भी उस पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो भारत की सरकार है वो वहां पर अकलियतों के साथ जिस तरीके का सलूक रख रही है, तो जो भारत है वो इस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो डिजर्व नहीं करता। तो भारत की तरफ से भी स्ट्रांग रद्द अमल सामने आया। वो कहते हैं कि ये तो हमारे इंटरनल मामलात में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ट्रंप जो है वो सारों को ही टफ टाइम दे रहे हैं, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि हम किसी तरीके से बचे रहें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे 18 जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, उन्होंने इस हफ्ते एक रिपोर्ट जारी की है कि 2025 में अमेरिका को किन किन खदशात का सामना रहेगा, पाकिस्तान का उससे क्या लिंक है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते अमेरिका की जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी बिहाफ पे जो मेन एजेंसी उनकी है नेशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी एक अनक्लासिफाइड रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वो बताते हैं कि 2025 में अमेरिका को किन किन ममालिक से, किन किन स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स से खतरा है, और दहशतगर्दी एक अहम उसके अंदर फैक्टर है। उसमें जो पाकिस्तान के लिए अहम पहलू है उसमें जिक्र किया गया, बहुत ज़्यादा जिक्र तो नहीं हुआ, उसमें कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान का जिक्र आया है, और कहा गया है कि ये जो दहशतगर्द ग्रोह है फिलहाल एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको तो निशाना बना रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, कि गिवन इनकी कैपेबिलिटी जो है और जो माजी में ये अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंचाते रहे हैं, तो ये जो ग्रुप है कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान मुस्तकबिल में अमेरिका के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। अब शहबाज ये इंपॉर्टेंट जो उनकी तरफ से मेंशन है, गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान जब जब ये टीटीपी वाला मामला उठाता रहा है, तो अदरवाइज पब्लिकली तो अमेरिका हो, मगरब हो, सिंपथी तो पाकिस्तान के साथ करते हैं, बट प्राइवेटली वो कहते हैं कि देखें ये तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, हमें इससे खतरा नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ये वार्न कर रहा है कि आप टीटीपी को हल्का मत लें, आप ये ना समझें कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इनका ताल्लुक अलकायदा के साथ है, ये आज हमारे लिए खतरा है तो कल आपके लिए भी खतरा होंगे। तो इस रिपोर्ट के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट जरूर है जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एविडेंस उन्होंने या कोई पोटेंशियल उन्होंने लीड इसमें शेयर की है कि क्या वजह, अभी तक जो टीटीपी की कार्रवाई है वो पाकिस्तान फोकस्ड ही है, क्या उन्होंने कोई इंटरनेशनल उनका कोई विंग है या कोई ऐसी उनकी कोई चीज उन्होंने पकड़ी है, कोई इनको कोई लीड मिली है जिसकी वजह से ये इसमें 18 जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, CIA है, FBI है, बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो रियल टाइम और एनालिसिस करती रहती हैं। उसमें जो उन्होंने कहा है ना कि बताया है कि अभी तो वो बिल्कुल कि सिर्फ पाकिस्तान पे अगर फोकस कर रहे हैं, लेकिन टीटीपी का एक जो लिंक है विद अलकायदा हिस्टोरिक, जो उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और माजी में ये अमरीकी जो इंटरेस्ट है उनको नुकसान पहुंचाते रहे, इस बेस के ऊपर दे हैव कंक्लूडेड कि फ्यूचर में ये हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो ये इसलिए आई थिंक एक ऐसा नुक्ता हो सकता है जिसमें हम जो ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक कोऑपरेशन हो सकती है। लेकिन दूसरा इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट पहलू है कि जब हम टेररिज्म की बात करते हैं, थ्रेट की बात करते हैं, दाइश का इसमें जिक्र आया, अलकायदा का इसमें जिक्र आया, इंटरेस्टिंगली पिछले साल के मुकाबले में इस दफा अफगानिस्तान का जिक्र नहीं आया, ना ही अफगान तालिबान को उन्होंने जिक्र किया। तो बहुत से जो माहिरीन है उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इसका यह मतलब है कि अब अमेरिका अफगानिस्तान को और अफगान तालिबान को अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं समझता। हालांकि वो कहते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है कि जब दाइश का जिक्र आया है कि दाइश अमेरिका के लिए खतरा है, अलकायदा की बात आई है, अमेरिका के लिए खतरा है, टीटीपी की बात आई है, ये तीनों ग्रुप इनकी जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने अफगानिस्तान को या अफगान तालिबान का जिक्र नहीं किया। माजी में जो 2024 की रिपोर्ट है उसमें कम से कम 6 मरतबा जिक्र आया था अफगानिस्तान को और अफगान तालिबान का। इसमें एक फैक्टर ये तो नहीं है कि अफगान तालिबान खुद जो है
वो दाइश के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो ये वजह हो कि चूँकि खुद एक्शन ले रहे हैं तो इसलिए वो जो इंटरेस्ट जो हार्म कर सकते हैं दाइश दुनिया के और अमेरिकन के, उसकी वजह से उन्होंने इस दफा दाइश को स्टिल इस रिपोर्ट के अंदर कहा है कि दाइश अमेरिका के लिए, उन्होंने बल्कि कहा है कि दाइश इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है और अफगान तालिबान उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप देखें ना, चीन और ईरान हो गया, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात वैसे ही अफगानिस्तान के हालिया जो खराब रहे हैं। रूस की बात करें, रूस और चीन की एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वो इंगेज कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ। वो भी ये कहते हैं पब्लिकली कि आज भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड, उसने अफगानिस्तान का नाम लेकर ऐसा नहीं कहा। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि या तो ये अमेरिका की एक नई हिकमत अमली है, या ये शो करता है कि मौजूदा जो अमेरिकी इंतजामिया उनको अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका बिल्कुल एक इंटरेस्ट खत्म हो गया। दूसरा, वो ये कहते हैं कि मुमकिना तौर पर ये अमेरिका की एक नई हिकमत अमली भी हो सकती है कि एज लॉन्ग एज अफगान तालिबान और अफगानिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है, अगर वो अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता रहता है और भले उस चक्कर में अगर वो कुछ ऐसे दहशतगर्द ग्रोहों को अपने यहाँ पनाह देते हैं जिससे अमेरिका को तो खतरा नहीं है, लेकिन बाकी रीजन के ममालिक, उसमें पाकिस्तान है, ईरान है, रूस है या चीन है, तो ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। और इस वजह से कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि शायद ये एक ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है, मे बी क्या फर्दर एक एंगेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है विद अफगान तालिबान, क्योंकि अफगान तालिबान ने तो ये दिलचस्पी जाहिर की है कि वाशिंगटन में उन्हें इजाजत दी जाए कि वो अपना जो सफारत खाना है उसे वो ओपन करें, और अमेरिका से कहा है कि वो अपना जो मिशन है काबुल में उसको रीओपन करें। ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, इस पर नजर रखेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।